नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले यूपी टेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर कर रहे हैं। आज हम सब फिर एक नए पेपर को कवर करेंगे। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 2021 में जो आपका यूपी टेट एग्ज़ाम हुआ था उसी दिन क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। इसमें हम सब CDP के जो 30 क्वेश्चन थे इसको हम सब कवर कर चुके हैं। हिंदी के 30 क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो हम सब क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे वो आपका साइंस है। साइंस से जो साइंस के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी 30 क्वेश्चन को हम सब कवर करेंगे। जैसा कि आप सब जानते होंगे, यूपी टेट एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका स्टडी मटेरियल होता है वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। और हम सब आप सबके लिए दोस्तों 2011 से लेकर अभी तक जितने भी आपके यूपी टेट के एग्जाम हुए हैं सभी यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम सब सॉल्व करा रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए आपको क्लासें कैसी लग रही हैं। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। दोस्तों मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? ऑप्शन जो आपके पास है, फर्स्ट ऑप्शन है ग्लूकोज, सेकंड ऑप्शन है जल, थर्ड ऑप्शन है क्लोरोफिल या फिर लास्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जितने भी ऑप्शन है सभी ऑप्शन को हम सब विस्तार पूर्वक से समझेंगे। क्यों ऑप्शन आपका फर्स्ट सही होगा, सेकंड सही होगा, क्यों होगा, इसके बारे में भी हम सब जानेंगे। इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, जल। प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहा है, मुक्त ऑक्सीजन की करेंगे स्रोत है। देखिए जब प्रकाश संश्लेषण होता है, जब प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होता है तो के दौरान पौधा जो है जल H2O का विघटन करता है। किसका दोस्तों? H2O का विघटन करता है, जल का विघटन करता है। इस प्रक्रिया से क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन जो आपका O2 है वह मुक्त होती है। इसलिए ऑप्शन इसमें जो सेकंड है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम सब ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज दोस्तों प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक है। इसके बाद अगर हम सब क्लोरोफिल, आप जानते होंगे क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल दोस्तों एक हरा वर्णक होता है जो सूर्य का प्रकाश अवशोषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम सब बात करें तो ग्लूकोज निर्माण में उपयोगी होता है। ऑक्सीजन का यह स्रोत नहीं है। ऑक्सीजन का जो स्रोत है आपका जल ही है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है थ्राम्बिन, सेकंड ऑप्शन है हेपरिन, थर्ड ऑप्शन है हीमोग्लोबिन या फिर लास्ट ऑप्शन है एंटीबॉडी। देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हिफेरिन। ऑप्शन जो सेकंड है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो बात कर रहे थे कि रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है, तो कौन रोकता है? वो आपका हिफेरिन जो है वही आपका रक्त को थक्का जो बनने में रोकता है। देखिए हिफेरिन की अगर हम सब बात करें तो हिफेरिन जो है एक प्राकृतिक प्रतिथक्का रोधी पदार्थ होता है। यह रक्त को वाहिनियों में जमने थक्का बनने से रोकता है। इसका जो काम होता है, जो हमारे नलियों में ब्लड बहता रहता है उससे थक्का बनने से रोकता है कि इसका काम होता है कि उन्हें थक्का नहीं जमने देता। अगर वो थक्का जम जाएंगे तो हमारे जो नसें ब्लॉक हो जाएंगी जिससे हमारी मृत्यु हो सकती है। तो इनका इसी का काम होता है कि यह ब्लड को थक्का नहीं बनने देता। और इसके बाद इसे अगर फर्स्ट के ऑप्शन की बात करें तो ये थ्राम्बिन जो होता है यह रक्त थक्का बनने में सहायता करता है। यह जो है रक्त थक्का बनने में सहायता करता है। और हीमोग्लोबिन आप जानते ही होंगे, हीमोग्लोबिन का जो काम होता है यह लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला यह एक प्रोटीन होता है। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ इसमें पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती हैं? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन अग्नाशय में, सेकंड ऑप्शन है यकृत में, थर्ड ऑप्शन है हृदय में, लास्ट ऑप्शन है अमाशय में। तो इसमें जो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ किसमें पाई जाती हैं? ऑप्शन इसमें अग्नाशय में। ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर अग्नाशय है। ये इंसुलिन, देखिए अगर इसकी बात करें तो ये इंसुलिन ग्लूकागॉन जैसे हार्मोन बनाते हैं जो रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करती हैं। इसका जो काम होता है दोस्तों, जो रक्त में शर्करा होती हैं उसी को नियंत्रित करने का काम होता है लैंगरहैंस जो आपकी कोशिकाएं होती हैं। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर हम सब यकृत की बात करें तो यकृत
यकृत एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है यकृत से। यकृत में दोस्तों पित्त रस बनाता है। यकृत क्या करता है हमारा, ये इसमें पित्त रस बनाता है। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंजाइम रासायनिक रूप से होता है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड ऑप्शन है अम्ल, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन, लास्ट ऑप्शन है लिपिड। एंजाइम रासायनिक रूप से होता है, किसमें होता है? ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन थर्ड प्रोटीन। एंजाइम रासायनिक रूप से होता है, किसमें होता है? प्रोटीन। दोस्तों एंजाइम की अगर हम सब बात करें तो जैव उत्प्रेरक होते हैं। कैसे होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं। रासायनिक रूप से अधिकांश एंजाइम प्रोटीन से बनते हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम होते हैं किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। ये शरीर में होने वाले रासायनिक क्रियाओं की गति बढ़ाते हैं। ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। देखिए कुछ ऑप्शन हो रहे हैं, इसके बारे में हम सब चर्चा करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो यह शरीर को ऊर्जा देता है। जो कार्बोहाइड्रेट का काम होता है, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य होता है। देखिए एंजाइम जो है, एंजाइम कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं, तो इसलिए अब आपका ऑप्शन ये फर्स्ट गलत हो जाएगा। इसका काम होता है ऊर्जा देना। अम्ल की बात करें तो अम्ल रासायनिक पदार्थ है जो H+ आयन देते हैं। एंजाइम अम्ल नहीं होते हैं। जो एंजाइम होते हैं वह अम्ल भी नहीं होते, ये भी आपका हो जाएगा। प्रोटीन का आप जान समझ गए। लिपिड की बात करें, लिपिड वसा एवं तेल से संबंधित पदार्थ है, इसलिए यह भी आपका आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है? ऐसा कौन सा अम्ल है दोस्तों जो विटामिन भी होता है? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मौलिक अम्ल, सेकंड ऑप्शन है स्कर्विक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है पामेटिक अम्ल, इसके बाद लास्ट ऑप्शन है फार्मिक अम्ल। राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकंड है स्कर्विक अम्ल। देखिए इसके बारे में हम सब चर्चा करते हैं थोड़ा सा। स्कर्विक अम्ल, स्कर्विक अम्ल को ही विटामिन सी कहा जाता है। विटामिन सी दोस्तों जो आपका होता है, स्कर्विक अम्ल को ही दोस्तों विटामिन सी कहा जाता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसका काम क्या होता है? जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसे बढ़ाने का काम करता है तथा घाव भरने में भी यह सहायता होता है। ये दोस्तों एक अम्ल है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था कौन सा अम्ल विटामिन भी है, तो विटामिन सी दोस्तों, तो जो विटामिन सी है ये आपका अम्ल है, यही विटामिन भी है। तो ऑप्शन इसमें आपका स्कर्विक अम्ल है। स्कर्विक अम्ल जो होता है तो आपका अम्ल विटामिन भी है। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? किसकी बात करें? पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। ऑप्शन है पैराफिन मोम, सेकंड है कोक, थर्ड है स्नेहक तेल या फिर पेट्रोल। देखिए जो पेट्रोलियम से संबंधित नहीं उसको आपको बताना है। तो ऑप्शन इसमें जो राइट हो जाएगा कोक। आप कहेंगे कोक तो इससे संबंधित नहीं है, बाकी पैराफिन मोम जो होता है वो भी आपका पेट्रोलियम से संबंधित है। स्नेह तेल और पेट्रोल तो है ही, तो राइट आंसर इसमें कोक। देखिए अगर हम सब कोक की बात करें, एक मिनट, कोक की बात करें तो कोक जो है आपका यह पेट्रोल से संबंधित नहीं है, बाकी सभी आपके पेट्रोलियम से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक धातु यम अम्लों से क्रिया पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता। क्या कह रहे हैं दोस्तों? एक धातु यम जो है अम्लों से क्रिया पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता, परंतु ऑक्सीजन से क्रिया पर एक काले रंग का यौगिक दिखता है। यम को पहचानिए दोस्तों। कह रहे एक अम्ल है, यम जो है अम्ल है, हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता, परंतु ऑक्सीजन से क्रिया करके काले रंग का यौगिक देता है। कौन सा हो सकता है? Cu है, Mg है या फिर Ca है या नहीं है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा Cu का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन फर्स्ट ही सही है, काले रंग देता है। तो Cu का मीन्स होता है तांबा। क्या होता है? तांबा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो तांबा होता है दोस्तों अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। जब तांबा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो काले रंग का कॉपर ऑक्साइड CuO बनाता है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं।
अगला क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्तों डल होगा, लेकिन आप समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो पेपर हुआ था, पेपर को ही हमने क्लिक करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम खुद से इसमें अलग से बना दें, इसे चाहते तब साफ कर देते, क्वेश्चन अलग पेज से बना सकते थे, लेकिन नहीं, हमने कहा कि जो क्वेश्चन हुआ है वही सेम क्वेश्चन पेपर ही रहे, ताकि एक ट्रस्ट रहे, हाँ रियल क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे होते हैं जो क्वेश्चन और कहीं से उठा के अपने पेज पे सॉल्व करा देते हैं, हाँ ये भी कहते हैं ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नहीं दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछा गया था सेम वही क्वेश्चन पेपर को ही हम सॉल्व करा रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। इसमें किसकी बात करें, परमाणु की संख्या के पूछ रहे हैं कि किसमें सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन है CH4 के 16 जी, या फिर CO2 के 16 जी, या फिर O2 के 16 जी, या फिर N2 के 16 जी। इसमें जो किसमें सबसे ज़्यादा परमाणु संख्या, इस परमाणु की संख्या होती है, किसमें सबसे ज़्यादा होगी, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही, CH4 के 16 जी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। एथिलीन और एसिटिलीन को प्रयोगशाला में इनमें से किसके द्वारा विभेदित किया जाता है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है टोलेंस अभिकर्मक, सेकंड ऑप्शन है KMnO4 या फिर OH-H2O, थर्ड है दोस्तों फ्लेइंग विलियन, या फिर फोर्थ है Br2H2O। सिर्फ एक दो क्वेश्चन की बात है दोस्तों, उसके बाद सभी क्वेश्चन साफ हैं, लेकिन ये एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा समस्या हुआ था, बाकी सब सही है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा टोलेंस अभिकर्मक। इसमें जो बात कर रहे थे एथिलीन और एसिटिलीन को प्रयोगशाला में इनमें से किसके द्वारा विभेदित किया जाता है, किसके द्वारा, टोलेंस अभिकर्मक के द्वारा विभेदित किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। दिए गए यौगिकों में से किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है NaO2, सेकंड ऑप्शन है Na2O, थर्ड ऑप्शन है NaO3, या फिर लास्ट ऑप्शन है OF2। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा OF2, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 10 मीटर लंबाई के ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़न तथा 20 विरलन है, तो तरंग का धैर्य, वो तरंग धैर्य आपको बताना है, तरंग का तरंग धैर्य है कितना, तरंग धैर्य। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। 75 ऑप्शन है, 50 है, 100 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर इसमें 50 सेंटीमीटर। अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं। कह रहे हैं एक तरंग में एक संपीड़न प्लस एक विरलन मिलकर एक पूर्ण तरंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, जब एक तरंग में एक संपीड़न मिलेगा और दोस्तों एक जो है विलयन मिलेगा, एक पूर्ण तरंग बनाते हैं। यहाँ 20 संपीड़न और 20 विलयन दिए हैं, अर्थात कुल कितने तरंगे दोस्तों, 20 तरंगे हैं। कितने तरंगे हैं, 20 तरंगे हैं। लेकिन इसमें जो तरंगे हैं दोस्तों, इसमें किसकी बात कर रहे हैं, ये मीटर में है। क्या है, ये आपका मीटर में रहेगा, तो इसे हम सेंटीमीटर में निकालेंगे तो इसे एक सूत्र होता है टोटल लेंथ। इसमें हम एक सूत्र आपको बताते हैं, उससे आप इसमें टोटल लेंथ बटे नंबर ऑफ तरंग, जितनी तरंग है उसे नीचे रखना है और टोटल लेंथ कितनी है उसे आपको ऊपर रखना है। जिससे इसमें हमको क्या दिया गया था, 10 मीटर। कितना है दोस्तों, 10 मीटर है। इसे हम 10 को क्या करेंगे, 10 को हम ऊपर ले लेंगे। इसके बाद 20 संपीड़न है, कितना है, 20 संपीड़न, इसे हम 20 को नीचे ले लेंगे। अगर इसे हम काटेंगे तो ये आपका 0.5 आएगा। 0.5 आएगा तो 0.5 मीटर है, किसमें है, ये मीटर में। इसे हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो यह कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि पानी तथा कांच के परम अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हो तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है। क्या होता है, 4/3, 9/8, 3/4, 8/9। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, 9/8, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए,
इस क्वेश्चन का आप आंसर खुद ही बताइए कि कह रहे हैं घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर का रंग कैसा होता है। आपको एक चीज़ समझिए कि जो तार होते हैं, वायर होते हैं, वो कलर में होते हैं। कोई लाल होता है, कोई पीला होता है, कोई हरा होता है, कोई सफ़ेद होता है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, हर वायर का एक अलग काम होता है। अब घर में वो अलग चीज़ है कि आप जोड़ने के लिए कोई भी तार कैसे भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उसका मतलब अलग होता है। जब कोई अच्छे लेवल पे वायरिंग होती है, फिर इसी कलर के तार के से ही हिसाब से वायरिंग किया जाता है। आज आप वायरिंग करके जा रहे हैं, हो सकता है कल आप ना रहें और कोई आए वायरिंग करने, वो कैसे समझ पाएगा कि हरा वायर किस लिए है, लाल वायर किस लिए, वाइट वायर किस लिए। इसलिए सबका मानक बने हैं, हरा वायर का यह काम है, वाइट वायर का यह काम है, लाल वायर का यह काम है, इसलिए बांटा गया है। तो कोई इसके अगर सब जान गए जो अर्थ वायर है वो हरा वायर है, तो फिर कोई भी आएगा वो समझेगा ये हरा है तो मतलब ये अर्थ वायर है, लाल है तो मेन सप्लाई होती है तो मतलब इसका ये लाल तार है तो मेन सप्लाई गई है, कोई भी समझ सकता है। देखिए आपको अर्थ वायर बताना है, तो राइट आंसर जो इसमें है पहला है काला, सेकंड ऑप्शन है हरा, थर्ड ऑप्शन है सफ़ेद या फिर फोर्थ ऑप्शन है लाल। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा हरा। सेकंड ऑप्शन ही जो अर्थ वायर होता है वह हरा होता है दोस्तों। जो घरेलू विद्युत वायरिंग में अर्थ वायर के जो होता है वह आपका हरा होता है, लेकिन कहीं कहीं पीला भी हो जाता है, हरा पीला हो जाता है, यह भी आप जानते रहिए। अब काला का कहाँ पे काम किया जाता है? न्यूट्रल वायर। जो न्यूट्रल वायर होता है वह आपका काला काम करता है। जो सफ़ेद का यूज़ नहीं किया जाता है घरेलू वायरिंग में, सफ़ेद का नहीं यूज किया जाता, कहीं कहीं करते नहीं, लेकिन इसे ना ही मान के चलिए। जो फेज वायर होता है, फेज के लिए जो प्रयोग किया जाता है लाल वायर प्रयोग किया जाता है। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किससे के संरक्षण से होता है? किसकी बात करें? किरचॉफ की। आवेश है, संवेग है, द्रव्यमान है, ऊर्जा है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आवेश। क्या है? आवेश। किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण से होता है? तो ऑप्शन है इसमें आवेश। देखिए इसका जो नियम कहता है, किरचॉफ का नियम कहता है, एक मिनट दोस्तों, जो किरचॉफ का नियम कहता है कि विद्युत परिपथ के जंक्शन पर आने वाली कुल धारा और बाहर जाने वाली कुल धारा बराबर होती है। किसका नियम कहता है? किरचॉफ का नियम कहता है। यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किसके? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है बाइनरी संख्या बताना है, बहुत ही क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें 11 से 1 है और क्वेश्चन 2, तो इसमें आपको बताना है तुल्य दशमलव संख्या पढ़ाना। जैसे 11 से 1 है, ये किस में है? यह बाइनरी में है। ये 11 से 1 आपका कैसा नंबर है? 11 से 1 आपका बाइनरी नंबर में। आपको इसको दशमलव में बनाना है। जो हम संख्याएं लिखते हैं उसमें बनाना है। हम सब जो संख्याएं लिखते हैं किसमें? दार्शनिक संख्या प्रणाली में लिखते हैं, तो हमको दार्शनिक संख्या प्रणाली में बताना है। हम 11 से 1 को बाइनरी को हम दार्शनिक संख्या प्रणाली में कैसे लिखेंगे? ऑप्शन ए फर्स्ट 13, 11, 15, 9। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही है दोस्तों। इसमें 13, ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड नहीं दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट सही है, 13। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं रेशम पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है, पीसी कल्चर कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है या फिर एपी कल्चर कहलाता है? रेशम का पालन जो किया जाता है दोस्तों, उसे हम क्या किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। रेशम पालन को हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें रेशम के कीड़ों का पालन करके रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम पालन में क्या किया जाता है? रेशम कीड़ों का इस्तेमाल करके रेशम प्राप्त किया जाता है। इसे हम सेरीकल्चर के नाम से जाते हैं। पीसी कल्चर क्या होता है? पीसी कल्चर में दोस्तों मछली पालन किया जाता है। एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर नाम से स्पष्ट हो रहा है, खेती से संबंधित है, तो इसमें कृषि या खेती से संबंधित है। एपी कल्चर क्या है दोस्तों? मधुमक्खी पालन से संबंधित है। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है बहुकोशिकी तथा प्रोकैरियोटिक, सेकंड है एक कोशिकी तथा प्रोकैरियोटिक, थर्ड है बहुकोशिकी तथा यूकैरियोटिक, लास्ट है एक कोशिकी तथा यूकैरियोटिक।
तो इसमें किससे बात करें? प्रोटेस्टा जगत की बात करें। प्रोटेस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त देवधारी होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? एक कोष की। कैसे होते हैं? एक कोष की तथा यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले सभी जीव कैसे होते हैं? एक कोष की तथा यूकैरियोटिक होते हैं। इनमें अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। जैसे इसमें उदाहरण की बात करें तो इसमें जो होता है अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, यूग्लिना होता है, ये सब इसके उदाहरण हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? क्लोरोफिल या फिर प्लास्टोसाइनिन, थर्ड है जेंथ्रोफिल या फिर लास्ट है फाइटोक्रोम। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम क्या है दोस्तों? एक प्रकाश संवेदी वर्णक है। यह बीजों के अंकुरण, पुष्पन तथा प्रकाश के प्रति पौधे की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। विशेष रूप से लाल प्रकाश में बीज अंकुरण को प्रभावित करता है। क्लोरोफिल आप जानते होंगे, क्लोरोफिल का क्या काम होता है? क्लोरोफिल दोस्तों एक हरा वर्णक होता है जो प्रकाश संश्लेषण में काम होता है। क्या है? क्लोरोफिल हो गया। इसके बाद प्लास्टोसाइनिन, एक मिनट, हाँ, इसके बाद दोस्तों हम अगर बात करें तो जेंथ्रोफिल आप जानते रहे। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था 2022 नहीं 20 में शायद पूछा गया था। जेंथ्रोफिल का जो काम होता है ये कैसा वर्णक है? इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन इसे कलर से संबंधित पूछा गया था। ये एक पीला वर्णक होता है। जेंथ्रोफिल एक पीला वर्णक होता है जो कहाँ पे पाया जाता है? ये पत्तियों में पाया जाता है। ऑप्शन इसका थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है उपकला, सेकंड ऑप्शन है उपास्थि, थर्ड ऑप्शन है स्नायु, लास्ट ऑप्शन है वसामय ऊतक। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड स्नायु, लिगामेंट। जो ये इसका ही काम होता है दोस्तों। लिगामेंट जो होता है, लिगामेंट का ही काम होता है हड्डियों को आपस में जोड़ना। मजबूत रेशेदार संयोजी ऊतक होता ही है दोस्तों। इसका कार्य एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ना है। यह जोड़ को स्थिरता प्रदान करता है। आप समझिए कि अगर आपके हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है तो दो हड्डियों को जोड़ने का काम जो आपका लिगामेंट होता है वही करता है। यह एक रेशेदार ऊतक होता है, एक दूसरे को हड्डियों को स्ट्रांग तरीके से जोड़ देता है। तो ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीजों का जरायुज अंकुरण होता है कहाँ पे होता है दोस्तों? आलू में या फिर राइजोफोरा में या फिर गन्ने में, आम में, किस में होता है दोस्तों बीजों का जरायुज अंकुरण? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा राइजोफोरा में। किसमें? राइजोफोरा। जरायुज अंकुरण वह प्रक्रिया है जिसमें बीज फल से अलग होने से पहले ही अंकुरित हो जाते हैं। कह रहे हैं कि जरायुज अंकुरण वह होता है जब बीज फल से अलग होने से पहले क्या होते हैं दोस्तों? अंकुरित हो जाते हैं। यह विशेष राइजोफोरम जैसे मैंग्रोवा पौधे में पाई जाती है। देखिए आलू की अगर हम सब बात करें, आलू कैसा होता है? आलू में कंद द्वारा वनस्पतिक जनन होता है। यह जरायुज अंकुरण नहीं है। देखिए आलू को हम सब कैसे लगाएं? आलू को काट के उसमें लगा दिया जाता है। अब जरायुज आपका राइजोफोरम आपका आंसर ही हो गया। गन्ने दोस्तों, गन्ना तने के टुकड़े के द्वारा हम विकसित करते हैं। आम दोस्तों, आम सामान्य बीजों का अंकुरण होता है। तो यह जरायुज नहीं है। राइट आंसर इसमें जो आपका हो जाएगा सेकेंड इज आपका करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से बढ़कर 25 मात्रक हो जाए तो इस पर कार्यरत बल होता है कितना मात्रक होगा? 3, 2, 4, 1। कह रही है कि 5 सेकंड में एक वस्तु पे का संवेग 10 मात्रक से बढ़कर कितना हो गया? 25 मात्रक हो गया। इस पर जो कार्यरत बल है कितना होगा मात्रक? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही होगा दोस्तों, 3 मात्रक। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, कह रहे हैं 5 सेकंड में बढ़कर कितना हो जा रहा है? 10 मात्रक से बढ़कर 5 ही सेकंड में एक वस्तु का संवेग बढ़कर कितना हो जा रहा है? 10 मात्रक से बढ़कर 25 मात्रक। तो कितना मात्रक बल की बात कर रहे हैं? कार्यरत बल है, तो इसमें आपका 3 मात्रक बल कार्यरत है। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि दोस्तों जो खाने बनाने का बर्तन होता है उसमें अभ्रक का उपयोग किया जाता है क्यों? करें ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का सुचालक है। सेकंड ऑप्शन है ऊष्मा
अश्मा का कुशालक तथा विद्युत का सुशालक होता है। थर्ड है उष्मा तथा विद्युत दोनों का कुशालक होता है। लास्ट है उष्मा का सुशालक तथा विद्युत का कुशालक होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए अभ्रक की बात करें, अभ्रक एक पदार्थ है जो उष्मा का कुशालक होता है। किसका होता है? उष्मा का कुचालक होता है, विद्युत का भी कुचालक होता है। कौन? अभ्रक। इसी कारण इसका उपयोग बिजली एवं उष्मा से सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। यह उष्मा तथा विद्युत दोनों का ही कुचालक होता है। जो बर्तन होता है या दोनों का ही कुचालक होता है। नहीं तो अगर विद्युत से आप खाना बना रहे हैं तो फिर उससे लाइन बन सकता है ना, तो इसलिए यह विद्युत और उष्मा तथा विद्युत दोनों का ही कुचालक होता है। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। करें पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है 90 डिग्री, 45, 135, 0। तो कह रहे हैं कि नमन कोण कितना होता है? तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा 90। नमन कोण वह कोण है जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा के साथ बनता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल ऊर्ध्वाधर होती हैं, इसीलिए वहाँ नमन कोण 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कह रहे हैं प्राकृतिक रबर का एक लक होता है, क्या होता है दोस्तों? टेरिलिन, सेकंड है आइसोप्रेन, थर्ड है आयरलान या फिर लास्ट फोर्थ है नियोप्रेन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड होगा दोस्तों, आइसोप्रेन। प्राकृतिक रबर का एक लक जो होता है आइसोप्रीन होता है। प्राकृतिक रबर का निर्माण आइसोप्रीन नामक एकलक के बहुलीकरण के द्वारा होता है, बहुलीकरण से होता है। यह चीज़ आप जानते रहिए। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। सर्वाधिक कथनांक वाला यौगिक कौन सा है? सबसे ज़्यादा कथनांक वाला यौगिक आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है नियोपेंटेन, सेकंड ऑप्शन है आइसोपेंटेन, थर्ड ऑप्शन है आइसोब्यूटेन, लास्ट ऑप्शन है एनपेंटेन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनपेंटेन। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। एरोमेटिक यौगिक के अणुओं में 5 इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ऑप्शन है 4n+2, सेकंड ऑप्शन है 4n+1, थर्ड ऑप्शन है 2n+4, लास्ट ऑप्शन है 4n। इसमें कितने अणुओं की इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर 4n+2, 4n+2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑप्शन है परमाणु में नाभिक, थर्ड ऑप्शन है परमाणविक द्रव्यान, लास्ट ऑप्शन है प्रोटॉन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों सेकंड ऑप्शन होगा परमाणु नाभिक। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन में के परिणाम स्वरूप खोजा गया दोस्तों। किसके? परमाणु नाभिक। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। रदरफोर्ड ने स्वर्ण गोल्ड फॉइल पर अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग किया था। इस प्रयोग से ही पता चला कि परमाणु के अधिकांश भाग खाली होते हैं। ये सिर्फ आप जानते रहिए। आइए हम सब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे समझ चलते हैं। निम्न में कौन सा विषमांगी मिश्रण नहीं है? किसमें? विषमांगी। विषमांगी के नाम से ये स्पष्ट हो रहा है आपका धुआं, दो, जेली या फिर हवा। तो इसमें विषमांगी मिश्रण आपको बताना है। जो विषमांगी मिश्रण है दोस्तों वह है आपका हवा। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? वह मिश्रण होता है जिसमें अवयव समान रूप से मिश्रित नहीं होते हैं। हवा एक समांगी मिश्रण है। इसमें विषमांगी पूछ रहा था, विषमांगी मिश्रण नहीं है। आपका हवा ही आपका विषमांगी मिश्रण नहीं है, यह एक समांगी मिश्रण है, क्योंकि इसमें गैस समान रूप से मिली रहती है, इसलिए हवा आपका विषमांगी मिश्रण नहीं है। समांगी मिश्रण जिसमें सब कुछ मिल जाए, विषमांगी मिश्रण जिसमें ना मिले। इसमें कह रहे विषमांगी नहीं है, मतलब वो क्या होगा? समांगी होगा। धुआं गैस के ठोस के कण का मिश्रण है, यह भी आपका हो गया। दूध क्लोराइड का मिश्रण है, जेली क्लोराइड का विषमांगी मिश्रण है, लेकिन हवा विभिन्न गैसों का समान मिश्रण है। तो राइट आंसर इसमें आपका हवा ही है।
यहाँ पे आज हम सब 30 क्वेश्चन कवर किए हैं, जो कि आपका साइंस से संबंधित क्वेश्चन था, जो कि आपके यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे। अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम आपसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।